हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सिक्स्थ क्लास के जो अपने इतिहास है वो शुरू किया हुआ है, और इस इतिहास के अंतर्गत आज हमारा डिस्कशन होने वाला है जो सातवां चैप्टर है, अध्याय नंबर 7। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आज हम जानेंगे कि अशोक महान कैसे बना, अशोक की महानता के क्या क्या कारण रहे, अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध न करना की क्यों ठानी, अशोक ने जनता के दिल को जीतने के लिए क्या क्या किए, अशोक ने जनता को सुख प्रदान करने के लिए जनता को क्या दिया। ये सभी चीज़ें आज हम जानेंगे इस अध्याय के अंदर। अध्याय है 7। ये कक्षा 6 का अपना जो इतिहास की बुक चल रही है उसके माध्यम से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जैसा कि हमें खुद पता है कि इतनी डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि कक्षा 6 के हिसाब से बच्चों के जो लेवल होता है उनका उस लेवल के हिसाब से जो बातें हैं, जो टॉपिक है वो क्लियर किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि सिक्स्थ क्लास के बच्चों का स्टैंडर्ड जो है वो इतना हाई नहीं हो पाता है, इसलिए सभी बातें यहाँ डिटेल में नहीं होती हैं। सभी बातें डिटेल में नहीं होती हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको, कुछ मूलभूत जानकारियाँ, कुछ बेसिक जानकारियाँ जो हैं जैसे कि अशोक सम्राट अशोक से, मगध साम्राज्य से, साथ ही साथ उस समय जो इनके समकालीन अन्य राजवंश थे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां हमें प्राप्त होंगी। तो उसी के बारे में आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं, एनसीईआरटी की किताबों के अंदर एक कहानी के साथ जो है चैप्टर शुरू होते हैं। तो कहानियाँ किस प्रकार से हैं वो देखिए। कहानी किस प्रकार से शुरू होती हैं वो देखते हैं। रोशन के रुपये, क्या है यहाँ पर, रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। किसने? रोशन को। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत चाव था, बहुत मन कर रहा था उसका, लेकिन साथ ही साथ वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना भी चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर एक कॉर्नर पर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ ये शेर क्यों बने हुए हैं, यानी ये शेर यहाँ पर आए, इनका क्या औचित्य है, इन शेरों के यहाँ आने का कारण क्या है। उस कारण को जानना चाहा किसने? रोशन ने। तो आज हम इन्हीं के बारे में, यानी इन शेर की कहानी जो है, ये शेर कहाँ से आए उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद अशोक जो महान था उसके बारे में हमारी जो है जानकारी आगे बढ़ेगी, उसको आगे बढ़ाएंगे हम। तो ये अपना जो चैप्टर है क्या है, अशोक एक अनोखा सम्राट की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़े राज्य को क्या बोलते हैं? साम्राज्य। देखिए यहाँ पर जो शेरों वाला स्तंभ जो शीर्ष दिखाई दे रहा है, कहाँ से लिया गया है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे आज। देखिए, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है। उनका इतिहास काफ़ी लंबा है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है, यानी वास्तव में जो ये हमें 3 शेर दिखाई देते हैं, ये शेर 3 न होकर ये शेर 4 हैं। दोनों एक दूसरी तरफ जुड़े हुए हैं। काट करके बनाया गया है, एक पत्थर को तराशा गया है और फिर इन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ होता है पत्थर पर, उसके ऊपर स्थापित किया गया था। इस विषय में आप
इस स्तंभ के बारे में, इनके बारे में हम अध्याय नंबर 6 में इन पढ़ा था हमने, जो स्तंभ लेख क्या होते हैं इनके बारे में। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक हैं अशोक। इतिहास के महान राजाओं में से एक हैं कौन? सम्राट अशोक। ये महान कैसे बने, इनकी महानता की गाथाओं के बारे में भी काफ़ी सुना है और आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अशोक के निर्देश पर इसके जो इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए थे। यानी अशोक ने आदेश किए थे कि स्तंभों पर और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाएं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। यानी जैसे कि बात हमारी फिर कहाँ पे चली जाती है, जनपद से महाजन, पहले जन बने, जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, और महाजनपद काल के अंदर जो मगध का जो उत्थान होता है उसको महासाम्राज्य कैसे कहा गया, साम्राज्य की संज्ञा कैसी दी गई उसको, तो उसको जानेंगे। देखिए, अशोक जिस समय साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। 2300 साल पहले उन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। 2300 साल पहले का मतलब क्या हुआ? लगभग 322 ईस्वी पूर्व। चाणक्य या कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमान ब्राह्मण था, उस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में भी मिलते हैं। तो आइए हम चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के उत्थान का कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य के उत्थान का प्रमुख कारण क्या रहा था, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, चाणक्य नाम की सहायता से किसने स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 322 ईस्वी पूर्व में। 322 ईस्वी पूर्व में किसको हराकर? नंद वंश का राजा था घनानंद। घनानंद ने को हरा करके ने इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, बात यहाँ पर यह आती है कि चंद्रगुप्त ने घनानंद को क्यों हराया, घनानंद के साथ युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कहानी थी? कि एक बार चाणक्य जो कौटिल्य जी हैं, ये ब्राह्मण के तौर पर घनानंद के दरबार में जाते हैं, जहाँ पर घनानंद कौटिल्य को की बेइज्जती करके उसको अपने दरबार से निकाल देते हैं। तब कौटिल्य ने या चाणक्य ने कसम खाई थी कि इस राजा का विनाश करके रहेगा। फिर इन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा बाहर खेल रहा होता है कहीं, जब ये घूम रहे होते हैं तो एक बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, और ये बच्चा उस खेल के अंदर राजा बना हुआ था। उस बच्चे के अंदर राजा के देवीय गुणों को देखकर, राजा के पराक्रम को देख करके उस समय चाणक्य ने उस बच्चे को उसके माता पिता से अपने पास रखने के लिए आग्रह किया, और वहाँ पर अपने पास ला करके उसकी शिक्षा दीक्षा और सारी पढ़ाई का कार्य किया, और उसको एक योग्य व्यक्ति बनाया। योग्य व्यक्ति बनाने के बाद खुद उसके प्रधानमंत्री बने। तो किस प्रकार से एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो इसने मौर्य साम्राज्य की नींव किसकी सहायता से रखी गई थी? ये रखी गई थी चाणक्य की सहायता से। साम्राज्य विस्तार के दौरान जब 305 ईस्वी पूर्व, देखिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। जब साम्राज्य विस्तार की कहानी चल रही थी तो 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किससे हुआ? यूनान का शासक था सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर से इनका सामना होता है, जिसमें सेल्यूकस की हार हो जाती है। सेल्यूकस की हार होते ही सेल्यूकस ने कि जब हार होती है तो सेल्यूकस ने 500 हाथियों के बदले, भाई अपने यहाँ पर मगध में क्या थे? हाथी थे। तो चंद्रगुप्त ने क्या दिया? सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। और सेल्यूकस ने क्या किया? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेराक्लिस का विवाह जो है चंद्रगुप्त से कर दिया। उनकी जो पुत्री थी हेराक्लिस, उनका विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से किया। बदले में चंद्रगुप्त ने इनको 500 हाथी दिए, और सेल्यूकस ने इनको हेरात
अराकोशिया जिसको कि कंधार बोला जाता है, और जेड्रोसिया, और पेरोपनिसडाई जिसको कि काबुल बोलते हैं। पेरोपनिसडाई को क्या बोलते हैं? काबुल। ये क्षेत्र जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को मिले, और सेल्यूकस की पुत्री जो हेलेना, उसका जो विवाह है, उसका विवाह, सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन किसने किया था? एपियानस। इनके साथ कौन आया? तो एपियानस। इन्होंने इसका विवाह किया था। मैक्सनिस ने भी पाटलिपुत्र के बारे में लिखा, इंडिका के अंदर वर्णन किया था। तो इस प्रकार से बहुत से जो सबसे महान शासक तो कौन ही हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का बाद में पुत्र कौन हुआ भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक महान। यानी ये तीसरे नंबर पर थे मौर्य साम्राज्य के। जो मौर्य साम्राज्य था तीसरे उस पर थे ये। और इनका सिंहासन जो है, राज सिंहासन, ये इस गद्दी पर कब बैठते हैं? अपने भाइयों के साथ युद्ध होने के बाद इन्होंने 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी को संभाला था। 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी को संभालते हैं ये। यानी कि ये 2300 साल कब से? ये 2000 में आप जब 322 ऐड करते हैं तब आपका ये 2300 के आसपास आता है। तो इनकी सहायता से इन्होंने क्या किया था? ये सिंहासन संभाला था। अब वंश क्या होता है? देखिए यहाँ पर वंश के बारे में, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। एक ही वंश कहा जाता है। तो जो ये मौर्य वंश है, मौर्य वंश के अंदर 3 सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए। एक संस्थापक खुद चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार को बिंदुसार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी एक कथा है जो कि फिर कभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जो विश्व में अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये जो है वंशावली चलती है। तो देखिए जैसा कि हम साम्राज्य के बारे में जान रहे थे, साम्राज्य क्या होता है। तो देखिए साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। साम्राज्य के अंदर क्या आते हैं? बहुत सारे नगर आते हैं। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। नीचे जो मानचित्र आएगा हम उसके अंदर देखेंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी, यानी जो साम्राज्य था मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पहले ये क्या थी? राजगृह थी, फिर राजगृह बनी है, बाद में पाटलिपुत्र। उज्जैनी नाम का जो शासक था हर्यक वंश का, उन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था। फिर उज्जैन, तक्षशिला जैसे इसमें प्रमुख नगर थे जो शिक्षा के केंद्र थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का जो मार्ग था वहाँ पर था और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। दूसरी तरफ था उज्जैन, जो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले, यानी उत्तर से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। शायद नगरों में कौन लोग रहते थे? व्यापारी लोग, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार लोग, यानी जो विभिन्न प्रकार के धातुओं का काम करने वाले लोग या हाथों का काम करने वाले लोग, ये लोग वहाँ पर रहते थे, हस्तकला वाले। उसके बाद देखिए साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव भी बसे हुए थे। साम्राज्य के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में क्या थे? किसान लोग भी रहते थे, पशुपालक लोग भी रहते थे। मध्य भारत जैसे इलाके में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण कर और जानवरों का शिकार करके अपनी आजीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न तरीके से अपनी आजीविका कमाते थे। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये मानचित्र के बारे में बताया गया है कि मानचित्र में क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से दिखाई गई हैं। जहाँ जहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं उनको लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर हुआ करते थे, यानी जहाँ जहाँ पर अशोक का साम्राज्य था उसके अंतर्गत ही आते थे। उन देशों के नाम बताइए जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो यहाँ पर देखिए ये अशोक, ये कांधार, काबुल, कांधार, लमक, ये आपका जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये एरिया है जो आपका, ये एरिया इधर
इधर ये शाहबाज गढ़ी, ये शाहबाज गढ़ी वाला क्या कहाँ का रह जाता है आपका, ये अफ़गानिस्तान वाला एरिया, मानसेरा, तक्षशिला पाकिस्तान के वाला एरिया, कलसी ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, टोपरा हरियाणा अम्बाला का हो गया, बहापुर ये दिल्ली के आसपास वाला एरिया हो गया, मेरठ यूपी का हो गया, इधर लुधियाना के अंदर मिला है, रामपुर हुआ बिहार, लोरिया अराराज बिहार, पाटलिपुत्र ये आपका जो गया वाला जो एरिया है बिहार का, बंगाल और बिहार के क्षेत्र पर, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, सीमा पर है, गुज्जर्स मध्य प्रदेश के अंदर, सांची मध्य प्रदेश के अंदर, रूपनाथ मध्य प्रदेश के अंदर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर, पनगुरिया ये मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र वाले एरिया में, गिरनार गुजरात के अंदर, और धौली ये धौली जो है आपका उड़ीसा वाला एरिया जिसको कि इस समय कलिंग कहा जाता था, जोगढ़ भी उसी क्षेत्र में था, कलिंग के अंदर था जोगढ़, सोपारा ये सोपारा महाराष्ट्र के अंदर, सन्नाती महाराष्ट्र के अंदर, मास्की ये जो मास्की जो है ये कर्नाटक के अंदर है आपका, मास्की कर्नाटक के अंदर, येरगुड़ी ये आपका जो बीच वाला जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया आ जाता है, ये यहाँ पर ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश के अंदर, ये प्रमुख अभिलेख प्राप्त जहाँ से हुए हैं वो स्थल हैं जहाँ जहाँ पर ये देखिए कितना विस्तार था। तो ये केरल वाला जो एरिया है, केरल उस समय अशोक के साम्राज्य विस्तार में नहीं था। इधर जो अपना सेवन सिस्टर्स वाला जो एरिया है जो कि अरुवस, मेघसी, नाममित्री, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और आपका जो अगरतला, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो इस अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। राजस्थान का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था। ये महत्वपूर्ण नगरों के अंदर जो ब्लैक पॉइंट दिखा रखे हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण नगर उज्जैन और पाटलिपुत्र, ऊपर आपका तक्षशिला, ये तीन महत्वपूर्ण उस समय के क्या होते थे, केंद्र हुआ करते थे। तो यहाँ पर देखिए इन क्षेत्रों के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे। देखिए ये जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य, ये साम्राज्य कैसे बने। देखिए चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की ज़रूरत भी होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। जो सम्राट लोग होते हैं राजा की तुलना में उनको ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या करते थे, क्षेत्र विस्तार की नीति को अपनाते थे। इसी कारण से उन्होंने बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी नियुक्तियां की थी। यानी साम्राज्य के दौरान जो है बड़े बड़े अधिकारियों की भी आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता था, वो देखते हैं हम। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य देखिए बहुत बड़ा था और बहुत बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, क्योंकि यहाँ से टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति भी किया करता था। जो अधिकारी लोग नियुक्त किए जाते थे वो राजा के प्रति वफादार होते थे। कई बार जो कि सामंतवादी जो प्रथा थी, जो कि किस समय आगे मुगल काल के समय में जो थी, उसमें कई जो सामंत थे कर इकट्ठा करके अपनी शक्ति को बढ़ा लेते थे, जिससे कि वो राजा के खिलाफ ही अपने आक्रमण कर देते थे। तो जो राजा के आदेशों का उल्लंघन नहीं करते थे, कौन, ये अधिकारी लोग। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी, उनको सजा भी देते थे। यानी जो अधिकारी उल्लंघन करता उसको सजा दी जाती थी। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस होते थे, वो अधिकारियों के कार्यकलाप पर भी नजर रखते थे। देखिए कितना जबरदस्त तरीके से प्रशासन चलता था कि राजा के जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों के पीछे जासूस लगे हुए थे।
यानी भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करना है, ये उस समय की चाल देखी, कितनी गजब की चाल थी, कितने गजब का प्रशासन था उस समय का प्रशासन। राजा के अधिकारियों के पीछे जासूस, यानी उनके पीछे एक तरह से जो सीबीआई, आज जो जिसको सीबीआई का काम दिया गया है, उस समय ये जासूस लोग राजा के अधिकारियों के पीछे उनके कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट होता था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। यानी कि ये सीबीआई के लोगों पर भी नजर रखता था, जो गुप्तचर लोग थे उनके ऊपर भी नजर रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यानी ये तक्षशिला है, उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, ये क्या थे, ये स्थानीय राजधानियाँ थी, प्रांतीय राजधानियाँ थी। यहाँ पर किनको रखा जाता था, राजकुमारों का प्रशासन चलता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाया जाता था। राजकुमारों को, यानी जो राजघराने से संबंधित थे, वहाँ पर उनको गवर्नर नियुक्त किया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता था, यानी वहाँ के लोगों की परंपराओं का भी आदर किया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि मार्गों से और नदियों के जरिए ही जो है सामान का, वस्तुओं का जो है आयात और निर्यात किया जा सकता था, जो कि आवागमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कार भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में भी इकट्ठे किए जाते होंगे। अब यहाँ पर ये नजराने के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नजराना क्या होता है? देखिए, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से, यानी नजराना तो एक तरह से जो उत्पादक है, उत्पादक के ऊपर डिपेंड करता है। उत्पादक जब विजिट करता है दरबार में, तब राजा के लिए लेके जाता है। नजराना तब संभव तभी इकट्ठा किया जा सकता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में होते थे, यानी जो जैसा काम करता था वही चीज राजा के लिए स्वेच्छा से नजराने के रूप में लेकर के जाता था। तो नजराने में और टैक्स में ये अंतर है। तो आप ये जान गए होंगे कि नजराना और ये इनमें, आज हमने ये थोड़ी से चैप्टर को शुरुआत किया है, इसकी झलक मात्र देखी है। इसके बारे में सम्राट, राजधानी और सम्राट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनानी जो शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसके बारे में, उसका जो एक राजदूत था मैग्स्थनीज, जो कि यहाँ भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उन्होंने फिर एक पुस्तक लिखी इंडिका, किस प्रकार से फिर उन्होंने मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया। उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।